फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने इसके यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए जितने लोगों ने भी किया है उन सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसको प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए अपने इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ फाउंडर्स हु ट्रेड इक्विटी फॉर कैपिटल फॉर देयर ग्रोइंग वेंचर। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन, नेक्स्ट है कंट्रोल, थर्ड है वैल्यूएशन एंड लास्ट है इन्वेस्टर कैपेबिलिटीज। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कैपिटलाइजेशन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ लिसनर्स कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। जिस सोशल मीडिया पे भी आप जो भी चलाते हैं उस पर शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें, इस वीडियो से वंचित ना रह जाएं। जिसका भी बीकॉम का पेपर है स्टूडेंट्स, ताकि वो भी देख सकें और उनके लिए भी ये अच्छा हो कि वो देखें तो उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाए आपके साथ साथ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने भी कमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ये और भी जैसे कि आप सभी का कमेंट आया था तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम में जो भी वीडियो बनाऊंगी अगर कोई इशू है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। सो इसलिए मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस जितने लगभग मैंने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं यूनिट 4 से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या है। सेकंड है क्वेश्चन, अ न्यू वेंचर विच मे नॉट एडेड टू द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शुड बी फाइनेंस्ड बाय डैश। यानी कि एक न्यू वेंचर जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में ऐड नहीं हुआ है उसको फाइनेंस करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिबेंचर्स, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इक्विटी कैपिटल एंड लास्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज नॉट यूज फॉर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। यानी कि कौन सा ऐसा स्रोत है, कौन सा ऐसा सोर्स है जिसका यूज नहीं किया जाता है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग में। यानी कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसका यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए नहीं दिए हुआ है, नॉट यूज्ड, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर को इशू करना। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू करना। थर्ड है टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड लास्ट इज सेल ऑफ करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स को क्या करना, सेल करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो मीडियम टर्म फाइनेंसिंग का एक स्रोत नहीं है, एक सोर्स नहीं है, और बाकी सब के सब हैं। देखिए दोस्तों, जो नहीं है उसको भी तो याद रखिए, लेकिन जो है उनको भी याद रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स की जगह और कुछ और दे दे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए जो बाकी के ऑप्शन है उस पर भी ध्यान रखिए, वो अगर याद रहेंगे, जैसे इसमें 3 जो ऑप्शन हैं इससे रिलेटेड हैं, तो वो अगर आपको पता रहेंगे कि हाँ ये चीज़ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग में आती है, तो जो नहीं आती है उसके लिए तो फिर आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसीलिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था। 40 क्वेश्चंस कराने के बाद एक क्वेश्चन दिया था, तो उसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो जिसने भी कमेंट किया है उस क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उनका आंसर सही है। सो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द सेटिंग अप ऑफ द इंटरप्राइज आर कॉल्ड एज डैश। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि एक इंटरप्राइज को सेटअप करने में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, यानी कि जो फाइनेंस में कॉस्ट लगती है, प्रमोशन में कॉस्ट लगती है, या फिर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट, या फिर लास्ट कॉस्ट ऑफ करेंट एसेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रमोशन।
जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होती है कोई भी इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रमोशन कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरप्रेन्योरशिप, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड है एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, एंड लास्ट है ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट वेंचरिंग के नाम से हम किसे जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया इंटरप्रेन्योरशिप को, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को, थर्ड है एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, एंड लास्ट है ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कॉर्पोरेट वेंचरिंग को हम इस नाम से जानते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड डैश। यानी कि एक इंडिविजुअल जो कि इनिशिएट करता है, क्रिएट करता है और मैनेज करने का काम करता है एक नए बिजनेस को, नए व्यवसाय को, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीडर, या फिर मैनेजर, या फिर प्रोफेशनल, या एंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एंटरप्रेन्योर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉन इक्विटी अरेंजमेंट्स एक्सेप्ट। यानी कि इसमें से कौन से नॉन इक्विटी अरेंजमेंट का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइसेंसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, एंड थर्ड है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एंड लास्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ नॉन इक्विटी अरेंजमेंट कौन कौन से इसमें है, किसको छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट दे रखा है, यानी कि कौन सा इसमें नॉन इक्विटी अरेंजमेंट का टाइप नहीं है। ऑप्शन मैंने जैसे बताया, लाइसेंसिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, थर्ड है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एंड लास्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो है वो इसके टाइप्स में नहीं आता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वैलिड डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस पर्पस इज टू डैश। यानी कि एक बिजनेस पर्पस के लिए एक वैलिड डेफिनेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट अ कस्टमर, कस्टमर क्रिएट करना, नेक्स्ट है यानी कस्टमर बनाना, नेक्स्ट है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाना अपना, मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम करना, सबसे ज़्यादा करना प्रॉफिट, थर्ड है सर्व द सोसाइटी, और लास्ट है इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द फर्म, फर्म की वेल्थ को बढ़ाना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्रिएट अ कस्टमर। जैसे कि हम सब जानते हैं कस्टमर क्या होता है, किंग होता है किसका, मार्केट का। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट्स। इसलिए इसका आंसर देखिए वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस, यानी कि एक वैलिड डेफिनेशन क्या होगी बिजनेस पर्पस के लिए, प्रॉफिट बढ़ाना यानी लाभ कमाना। तो अगर देखिए दोस्तों कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्रिएट अ कस्टमर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन बैकवर्ड एरियाज टर्म लोन फॉर एक्सपेंशन और सेटिंग अप अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट डैश। यानी कि बैकवर्ड एरिया में जो लोन होता है उसको एक्सपेंशन करने के लिए या फिर कोई भी नया यूनिट सेटअप करने के लिए अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंसेशनल टर्म्स में, नेक्स्ट है डिफरेंशियल टर्म्स में, थर्ड है स्टैंडर्ड टर्म्स में, एंड लास्ट है स्पेसिफिक टर्म्स में। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंसेशनल टर्म्स। बैकवर्ड एरिया में जो लोन होता है उसको एक्सपेंशन करने के लिए या फिर कोई भी नया यूनिट सेटअप करने के लिए अवेलेबल कहाँ पर होता है, कंसेशनल टर्म्स में अवेलेबल होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हम एक इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स को प्रिपेयर करते हैं जो कि आवश्यकता होती है, यानी कि नीडेड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हम एक इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स को प्रिपेयर करते हैं जो कि आवश्यकता होती है एक प्रोजेक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक वियाबिलिटी, नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, थर्ड है टेक्निकल फिजिबिलिटी, एंड लास्ट है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमें पता चला है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए 100% लोग अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं
तो मैंने आपसे पहले ही बताया था 40% स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, और अभी हमें पता चला है कि 43 हो गया वो 40 से। तो जो 3% लोग हैं उन सभी का धन्यवाद। जो 3% स्टूडेंट्स जो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए, इस चैनल को सपोर्ट किए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और बाकी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कर दीजिएगा, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरा मोटिवेशन लेवल कहाँ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियोस मैं जब अपलोड करती हूँ सब आप ही के लिए ही अपलोड करती हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्टिविटी विच अकर्स व्हेन दी न्यू वेंचर इज स्टार्टेड इज कॉल्ड, यानी कि वो एक्टिविटी जो कि होती है जब नया वेंचर स्टार्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन, नेक्स्ट है बिजनेस स्किल, थर्ड है डिपार्चर पॉइंट, एंड लास्ट है गोल ओरिएंटेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डिपार्चर पॉइंट्स। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसका आंसर ऑप्शन सी ही सही है। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। तो डिपार्चर पॉइंट इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू वेंचर बेस्ड ऑन एन इन्वेंटर्स वर्क ऑफन रिक्वायर्स डैश, यानी कि न्यू वेंचर का डेवलपमेंट जो कि किस पे बेस्ड है, इन्वेंटर के वर्क पे बेस्ड है, उसको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपर्टाइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट है हैवी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फाइनेंसर, यानी कि फाइनेंसर से भी इन्वेस्टमेंट लेना, नेक्स्ट है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, थर्ड है लास्ट है हाईली एजुकेटेड स्टाफ, स्टाफ जो होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक्सपर्टाइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीड फंडिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि सीड फंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीड कैपिटल, नेक्स्ट ऑप्शन है सीड मनी, एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। सीड फंडिंग को हम सीड कैपिटल और सीड मनी दोनों के नाम से जानते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीड फंडिंग इज अ फॉर्म ऑफ डैश ऑफरिंग, यानी कि सीड फंडिंग एक ऐसा फॉर्म है किस चीज़ का। फर्स्ट ऑप्शन है अमलगमेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटीज, थर्ड ऑप्शन है एसेट्स, लास्ट है लाइबिलिटीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सीड फंडिंग एक फॉर्म है सिक्योरिटीज ऑफरिंग का। सो ऑप्शन बी सही है, सिक्योरिटीज, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया सीड फंडिंग एक ऐसा फॉर्म है, किस चीज़ का फॉर्म है ये, सिक्योरिटी ऑफरिंग का। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर कैपिटलाइजेशन अराइजेज ड्यू टू डैश, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन अराइज होता है किसकी वजह से। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट ज़्यादा हो जाती है लाइबिलिटी से। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर द एसेट्स, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एसेट से। थर्ड है एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज हायर देन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से, यानी कि वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक्चुअल जो कैपिटलाइजेशन है वो कम हो जाती है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर जो भी बच्चे बीकॉम 6 सेमेस्टर में हैं उन सभी का पेपर, यानी कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और ये इनफैक्ट बहुत अच्छा गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है रेजिंग ऑफ मोर मनी बाय इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर इशू करके मनी रेज करना, यानी बहुत सारे मनी को बहुत ज़्यादा मनी को रेज करना। एंड नेक्स्ट है एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स ऑन एक्सेसिव अमाउंट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करना एक्सेसिव अमाउंट पे। एंड थर्ड है ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स फॉर एंटरप्राइज, एंड लास्ट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग्स। दोस्तों,
टाइम कम होने की वजह से मैं ये बाइलिंगुअल नहीं करा पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं करा पा रही हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जस्ट एक दिन बाद ही पेपर है आप सभी का इसका, तो इसलिए टाइम बहुत कम है और वीडियोस आपके लिए अपलोड करना था, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में डाल दिया है। वैसे मैं हिंदी इसकी मीनिंग समझा रही हूँ। आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द ग्रांटिंग ऑफ कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, यानी कि कैश सब्सिडी को ग्रांट करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट ऑप्शन है कंसेशनल फाइनेंस कहते हैं, नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ सब्सिडी कहते हैं, या फिर थर्ड है इंटरेस्ट सब्सिडी कहते हैं, या फिर लास्ट सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जब भी कैश सब्सिडी ग्रांट की जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू डैश, यानी कि कैपिटलाइजेशन का यूज होता है किस में? फर्स्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, थर्ड है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, एंड लास्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कैपिटलाइजेशन का यूज किस में होता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर आप देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है? हु इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस, जो इकलौता मालिक हो अपने खुद का बिजनेस का, उसको कहते हैं। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा होता है, यानी दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कैपिटलाइजेशन का यूज होता है किसमें? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में, यानी कि इसके रिलेशन में इसका यूज किया जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने रॉन्ग बताया था, लेकिन मैंने उसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया था, लेकिन फिर भी कमेंट में आया था कि मैम ये आंसर सही नहीं है। प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लिया करें, उसके बाद प्लीज़ कमेंट किया करें, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता निगेटिव कमेंट करना और फिर देखना, क्योंकि मैंने सही आंसर प्रोवाइड करा दिया था आपको। और कम से कम एटलीस्ट गुजारिश है आप सभी से कि जब आंसर सही रहा करें तब तो निगेटिव कमेंट ना किया करें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में सही आंसर बताया था फिर भी निगेटिव कमेंट आया था कि मैम आंसर रॉन्ग है, जबकि मेरा आंसर सही था। अब देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे तो मैं पूरा पढ़ के ही अच्छे से बनाती हूँ आप सभी के लिए वीडियोस, वो गलती से ही कोई ना कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ओवर कैपिटलाइजेशन अराइजेज ड्यू टू, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज होता है किसकी वजह से? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट ज़्यादा हो जाता है लाइबिलिटी से। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर द एसेट्स, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं एसेट से। एंड थर्ड है एक्चुअल अर्निंग्स आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, यानी एक्चुअल अर्निंग्स लोअर हो जाती है, कम हो जाती है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स से। एंड लास्ट है एक्चुअल अर्निंग्स आर हायर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, यानी एक्चुअल अर्निंग्स ज़्यादा हो जाती है एक्सपेक्टेड अर्निंग से। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक्चुअल अर्निंग्स आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स एक और बात, गलती से ही सही, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन जो मैंने गलत बताया उसके लिए सॉरी, और मैं आगे से प्रयास रहेगा मेरा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, तो प्लीज़ आप सब देख लीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर। सो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VCT, यानी कि VCT का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है वेंचर कैपिटल ट्रेडिंग, थर्ड है वैल्यू कैपिटल ट्रेडिंग, एंड लास्ट है वैल्यू कैपिटल ट्रस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वेंचर कैपिटल ट्रस्ट VCT का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म में दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फुल फॉर्म में जितने भी सिलेबस में जो भी फुल फॉर्म है, यानी कि जो भी टॉपिक है आपके जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ये फुल फॉर्म है, तो वो सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म दोस्तों ऐसे समझ के जाएंगे तो फिर वहाँ पे पता नहीं याद रहा नहीं, ये तो चीज़ें याद करने वाली ही होती हैं ज़्यादातर फुल फॉर्म जो होती हैं। इसलिए फुल फॉर्म में बहुत देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, तो उसमें हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए फुल फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है और फुल फॉर्म से ईजी कुछ होता भी नहीं है। अगर आपको याद है तो आप आँख बंद करके भी इसका आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर सही ही होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से देखिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAV? देखिए ये दूसरा फुल फॉर्म आ गया, यानी कि सिर्फ मैंने यूनिट 4 से ये बनाया है, लेकिन कुछ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को ले करके। और इसमें देखिए ये दूसरा फुल फॉर्म है, NAV का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेट असेसमेंट वैल्यू, नेक्स्ट है नेशनल एसेट वैल्यू, थर्ड है नेट एसेट वैल्यू, एंड लास्ट है नेशनल एसेट वेरिएशन। देखिए एकदम माइनर माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छे से इस ऑप्शंस पे जाइएगा, अच्छे से देखिएगा। और आपको अगर फुल फॉर्म याद है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ऑप्शन ही पढ़ें, आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में धैर्यपूर्वक काम करिएगा, क्योंकि कभी कभी हमको आंसर आते हुए भी हम गलत उसमें भर देते हैं जो भी आंसर होता है, और उसके बाद फिर हमको लगता है कि अरे हमने क्या कर दिया। इसलिए फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। सो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होता है। तो फुल फॉर्म को सारे जितने भी फुल फॉर्म मैंने बताए हैं, जैसे कि अभी मैंने जस्ट पिछला बताया है आपको किस चीज़ का फुल फॉर्म, अगर आपको याद हो तो मैंने VCT का फुल फॉर्म बताया है, यानी कि वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। और ये दूसरा है NAV, यानी कि नेट असेसमेंट नेट एसेट वैल्यू। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिसिल सिचुएटेड? यानी कि क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, नेक्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, यानी कि दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, लास्ट ऑप्शन है कोलकाता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में क्रिसिल का हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो क्रिसिल है, अब देखिए इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये जो हेडक्वार्टर मैंने बताया मुख्यालय वाला, दूसरा है कि क्रिसिल, क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम वीडियो अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। सो देखिए माफ़ कीजिएगा, क्रिसिल का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग करके आए, छोड़ के ना आए। क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार रिपीट किए देती हूँ, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी मैं कुछ फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ जो कि मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके सिलेबस को कवर करता है वो फुल फॉर्म। तो वो चीज़ें मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ। देखिए एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, तो इसलिए फिर आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे एक तो BPLR का फुल फॉर्म होता है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। दूसरा है CERSAI, सरसाई का फुल फॉर्म है, यानी कि CERSAI का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों अब नेक्स्ट जो फुल फॉर्म मैं बताने जा रही हूँ वो है MTN का, यानी कि मीडियम टर्म नोट्स। आई होप मैंने जितने भी फुल फॉर्म बताए हैं वो आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। प्लीज़ वीडियो इसीलिए मैंने कहा सुनिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फुल फॉर्म इसमें 4-5 तो बता ही दिए हैं। देखिए अब एग्ज़ाम में आ जाता है तो अच्छा है, आप ही का 2 नंबर तो सिक्योर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिसनर्स जितने भी मैंने, जैसे कि मैंने क्रिसिल का, वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सेबी हो गया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कब स्थापित हुआ था। ये सब चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपके लिए अच्छा होगा। सिडबी का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, यानी कि सिडबी का वैसे मैं बता देती हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिडबी का फुल फॉर्म। ऐसे ही MSME का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। PMMY का पता होना चाहिए। PMMY का होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लेकिन अगर आ गया तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इसको कि इसका क्या होता है फुल फॉर्म। और दोस्तों मैं अगर कुछ और फुल फॉर्म जैसे बताऊं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए IFCI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिपीट करती हूँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये IFCI का फुल फॉर्म है। यानी कि IFCI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया। एग्जिम बैंक का तो आपको पता ही होगा। वैसे ये सब दोस्तों अगर फुल फॉर्म जानने हो तो आप मेरे 5th सेमेस्टर की वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि IFCI हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया और SFC और IDBI, ICICI, ये सब चीज़ें के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो आप मेरे 5th सेमेस्टर वाले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उनको जा कर के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अ पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स डैश, यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक कंपनी, नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, थर्ड ऑप्शन है स्टेचुरी कॉर्पोरेशन या फिर लास्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सिम बैंक इज, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक इज अ डैश। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन होता है, नेक्स्ट है रीजनल लेवल इंस्टीट्यूशन, थर्ड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन या फिर लास्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा ये सब जो चीज़ें हैं यानी कि ये सब जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि एक्सिम बैंक हो गया ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, IFCI है और IDBI है, ये सब जो बैंक हैं IDBI, IFCI, ICICI, ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। क्रिसिल हो गया यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़िएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए पढ़ के जाइएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है सिडबी वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ। देखिए एक सिडबी का भी आ गया, यानी कि सिडबी को सेटअप किया गया था एज अ सब्सिडरी ऑफ डैश। फर्स्ट ऑप्शन है IDBI, नेक्स्ट ऑप्शन है IFCI, थर्ड ऑप्शन है ICICI एंड लास्ट ऑप्शन है SFC। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि IDBI। अब दोस्तों इसमें देखिए आप दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये कि ये क्वेश्चन तो है ही एक ऑलरेडी, दूसरा यानी कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। सिडबी का मैंने अभी अभी फुल फॉर्म आपको बताया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें देखिए ऑप्शंस में भी चार हैं, IDBI, IFCI, ICICI, SFC। तो इसका भी फुल फॉर्म बन सकता है। IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFCI का क्या होता है, इसको मैंने अभी अभी बताया आपको। अगर आप पीछे वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ICICI का फुल फॉर्म और SFC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है IFCI हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ, यानी कि IFCI को कन्वर्ट किया जाता है किस में। फर्स्ट ऑप्शन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, नेक्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म या फिर लास्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाता है इसमें। दोस्तों अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ाई की है, मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से ही की होगी, तो ये सब जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन सभी के बारे में आपको अच्छे से मालूमात होगी, अच्छे से आपको पता होगा कि ये क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। मैंने जैसे कि बताया IFCI को कन्वर्ट किया गया किसमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है TIIC इज स्पॉन्सर्ड बाय द डैश, यानी कि TIIC को स्पॉन्सर्ड किया गया है किसके द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ केरल एंड लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा इसको स्पॉन्सर्ड किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि पहला डेवलपमेंट बैंक कंट्री का। फर्स्ट ऑप्शन है ICICI, नेक्स्ट ऑप्शन है IDBI, थर्ड ऑप्शन है SFC एंड लास्ट ऑप्शन है IFCI। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि IFCI। अब दोस्तों IFCI के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसका फुल फॉर्म बताया था। क्या होता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसको भी समझते चलिए। सो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वडोदरा में। एंड नेक्स्ट है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एसएफसी, एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, अगर इसमें से कुछ भी आता है तो आप कर ले जाएंगे, मैं ये आशा करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट एक और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है जो फुल फॉर्म, वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे कि ईजीबी, ईजीबी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो। रिपीट करती हूँ एक बार फिर से, इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो इज द फुल फॉर्म ऑफ ईजीबी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है डीजीटीबी, डीजीटीडी। डीजीटीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आता है एग्जाम में तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो वॉज सेटअप बाय। अभी अभी मैंने दोस्तों एक फुल फॉर्म बताया आपको ईजीबी का, वो यही है, ईजीबी का फुल फॉर्म यही होता है इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो। इससे पहले भी मैंने बताया और इसमें भी लिखा हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, और दो क्वेश्चन से और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नीचे आप देखिए अगर इसके फुल फॉर्म को जानेंगे तो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो वॉज सेटअप बाई, यानी कि इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो किसके द्वारा सेटअप किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है SISI, नेक्स्ट ऑप्शन है SIPCOT सिपकॉट, नेक्स्ट है सिडको यानी कि SIDCO, एंड थर्ड है IIC। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि IIC। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे आंसर इसका ए दे रखा है SISI, और कहीं कहीं पर इसका आंसर दे रखा है IIC, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ और फुल फॉर्म मैं बता दूं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो जैसे कि और सारे तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए हैं। RBI का तो आपको पता ही, ये सबसे ईजी है फुल फॉर्म। अब फेरा एंड फेमा फॉरेक्स, ये सब चीज़ों, ये सब जो फुल फॉर्म है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फेमा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रिपीट करती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। 1999 में। कब हुआ था, 1999 में। दूसरा है फॉरेक्स का फुल फॉर्म। फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेक्स का क्या फुल फॉर्म होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फेरा का। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रिपीट करती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों मैंने जितने भी फुल फॉर्म इसमें कराए हैं या फिर बताए हैं, उन सभी को ध्यान से सुनिएगा या पढ़िएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में एक भी आता है तो आपके 2 नंबर का सवाल है, इसीलिए अच्छे से इसको देखिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, फेमा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी अभी मैंने दोस्तों बताया कि फेमा कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस पे जाने से पहले फेमा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैंने दोस्तों अभी भी बताया कि एकदम ध्यान से पढ़िएगा कोई भी फुल फॉर्म आए तो, क्योंकि फुल फॉर्म में ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फेमा और फेरा एक ही साथ चलते रहते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि दिया है कि फेमा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में आया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1990, नेक्स्ट ऑप्शन है 1989, थर्ड है 1999 एंड लास्ट है 1991। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1999 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि फेमा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1999। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा का भी मैंने पहले भी बता दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फॉरेक्स का भी मैंने बताया, एक बार रिपीट करती हूँ,
फॉरेन एक्सचेंज, फेरा का होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।